हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आए दिन टॉपर्स के स्ट्रेटजी, टॉपर्स के स्ट्रगल और उनकी अप्रोच क्या रहती है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं और साथ साथ हम आपको एजुकेशनल वीडियो भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ कॉमर्स स्ट्रीम के एक टॉपर बैठे हुए हैं जिनका नाम है युग सोनी। तो मैं युग सोनी से ही आपको बताना चाहूंगा कि युग सोनी से मैं आपको परिचित करवाना चाहूंगा। तो युग सोनी, अपने बारे में आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि कैसे आपने क्या किया और क्या रहा आपका पूरा अप्रोच। थैंक यू सर, आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने कैसे स्ट्रगल और स्ट्रेटेजी फॉलो करी कि मैं अच्छे नंबर ला पाया 12th में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम युग सोनी है और मैं कॉमर्स स्ट्रीम का हूं और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, दिन रात कंसिस्टेंसी के साथ रहा मैं। और मेरे अंदर शुरू से ही जुनून था कि मेरे को 95 अबव स्कोर करने, खासकर अकाउंट्स और बिजनेस में। तो आपने स्कोर किया भी है 95 है? हाँ जी सर। तो उसकी पार्टी भी अभी तक पेंडिंग ही है, अभी तक आपने दी नहीं है, ना हमारे अभय सर को दी है, ना मुझे दी है, ना अभिषेक सर को दी है। यस सर, दे दूंगा जल्दी दे दोगे, चलो बढ़िया है। अच्छा, मैंने आपके बारे में, जो मैं आप 11th में आए थे तो आपके बारे में पिछले कुछ टीचर से मैंने सुना था कि आप 10th में कुछ ठीक नहीं थे, मतलब पढ़ने में, मतलब सिर्फ पढ़ाई में। आपका वैसे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बट पढ़ाई में आप उतने अच्छे नहीं थे। आप उतना अच्छा स्कोर एज एक्सपेक्टेड टीचर्स के आप नहीं कर पाए। आई थिंक 60-70% में आपका स्कोर रहा। तो 60-70 से 90% जाने में ये आपका क्या रोल रहा? मैंने आपको बहुत चेंज होते हुए देखा है उस टाइम से। क्या उसमें कंसिस्टेंसी थी? क्या उसमें अप्रोच आपने कुछ अलग चेंज किया? क्या आपने उसमें रेगुलर प्रैक्टिस किया? क्या आपने उसमें कोई क्लास ऐसा मिस किया हो, चाहे स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, ऐसा कुछ? आपका अप्रोच क्या था 60 to 90 जाने में? मुझे लगता है ये बहुत ही 10th क्लास में अगर 60s में है और आप 12th क्लास में 90s में जाते हैं तो ये आपका, मुझे आउटपुट बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इसमें क्या आपका अप्रोच क्या था? सर, मैंने एक तो डेली प्रैक्टिस करना, कंसिस्टेंसी फॉलो करना, स्कूल डेली जाना, ट्यूशन डेली जाना, क्लासेस को नहीं छोड़ना, टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना। और मेरे अंदर 10th में मेरे अंदर इतनी मोटिवेशन नहीं थी, पर जैसे मैं 11th में आया मेरे को मोटिवेशन मिली मेरे सर के द्वारा कि मेरे को अब अच्छा स्कोर करना है। 10th जैसी गई पर मेरे को 12th में और 11th में अच्छा स्कोर करना है। तो मैंने शुरू से ही 11th में और 12th में अकाउंट्स बिजनेस पे मेरे मेन फोकस था और मेरे स्कूल में भी मेरे टीचर्स ने मेरे को बहुत हेल्प करी इस चीज़ के लिए। और मैंने दिन रात एक करे पढ़ाई के लिए। सब मेरे को कहते थे कि इतना मत पढ़, कुछ नहीं होगा, पर मेरे को लगता था कि मेरे को पढ़ना है अच्छे से। तो मैंने अच्छे से अपना मन लगा के पढ़ाई करी। मैंने मेन फोकस स्टडी पे दिया, फ्रेंड सर्कल पे इतना नहीं दिया। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका, मैं अगर आपको बता दूं थोड़ा सा इनके बारे में, तो ये 10th क्लास में एक एवरेज से भी थोड़ा नीचे स्टूडेंट थे। और मेरा मानना है, पर्सनली मेरा मानना है, और मेरा क्या, मेरे पूरे चाणक्य इंस्टीट्यूट के टीम का ये मानना है कि 10th में आप कैसे थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 11th में जाते हो तो 11th एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं ना, 3-4 साल के या 2 साल के होते हैं, तो हमारी मम्मियाँ पापा हमें क्या सिखाती है, ABCD सिखाते हैं। उसी तरीके से जब आपने 10th किया है तो 10th बिल्कुल अलग है, 11th बिल्कुल अलग है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम लो। और खासकर मैं बात करना चाहूँगा कॉमर्स में, तो कॉमर्स में एक अकाउंट सब्जेक्ट आता है, बिजनेस सब्जेक्ट आता है और इकोनॉमिक सब्जेक्ट आता है। वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है 10th तक, तो वो बिल्कुल हमें ABCD तरीके से सिखाना पड़ता है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान बच्चों का ही रहता है कि वो सीखते हैं, और उसमें युग ने बहुत अच्छे से सीखा। उसका इंटरेस्ट मैंने देखा, मैंने उसको पहले ही बोला, मैंने पूरी क्लास को बोला। और हमारे डायरेक्टर जो हैं अभय सर, वो भी आए थे, उन्होंने भी बच्चों को मोटिवेट किया था और उन्होंने भी बच्चों को यही बोला, बेटे 10th क्लास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 10th में किस तरह के थे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 11th में क्या करने वाले हो, 12th में क्या करने वाले हो, या 12th के बाद क्या करने वाले हो, उससे फ़र्क पड़ता है। तो यही चीज़ मैंने इनके अंदर देखा और इन्होंने अपने 10th को बिल्कुल भूल गए। ये पास्ट को क्या था कुछ नहीं किया इन्होंने। 11th में खूब मेहनत करी, 12th में खूब मेहनत करी, शायद 11th में भी स्कूल के टॉपर थे, 12th में भी इन्होंने स्कूल के टॉपर है। तो इन्होंने खूब मेहनत करी और अपना मुकाम इन्होंने हासिल किया। और अभी भी रुक नहीं रहे हैं ये, अभी, क्योंकि अभी तो 12th है। और 12th में इन्होंने क्या किया, मैंने इनको भी बोला और ये खुद भी बोलते हैं कि 12th में सर मैंने क्या किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं 12th के बाद क्या करने वाला हूँ वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, जैसा कि हमें आपने सिखाया, हमारे इंस्टीट्यूट ने सिखाया और अभय सर ने पर्सनली सिखाया है। तो अब मुझे एक बात बताइए युग सोनी, आपका स्ट्रेटजी क्या होता था? जैसे कि अगर मैं बात करूं अकाउंट्स की, क्योंकि अकाउंट्स में आपके बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं, इकोनॉमिक्स में भी आपके बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं, बिजनेस में भी आपके बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं, ओवरऑल आपके 95 या 90 अराउंड रहे हैं परसेंटेज। तो मैं आपका पूछना चाहता हूँ कि आपका स्ट्रेटजी क्या रहा, अकाउंट्स में आप क्या करते थे,
इकोनॉमिक्स में आप क्या करते थे, बिजनेस में आप क्या करते थे? सर मैंने पहली बात तो मैंने कंसिस्टेंसी फुल फॉलो करी है, और मैंने जो भी मेरे इंस्टीट्यूट पे टेस्ट सीरीज़ होती थी मैंने उसको एक भी मिस नहीं करा, क्लास को मैंने एक भी मिस नहीं करा, और जो भी क्वेश्चन आते थे मैं क्वेश्चन को कोई मना नहीं करता था, सबको प्रैक्टिस करता था, क्योंकि उससे मेरा कॉन्फिडेंस और मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मेरे को आगे और अच्छा परफॉर्म करना है। और मेरे को स्कूल से भी मेरे और मेरी ट्यूशन से भी दोनों तरफ से मेरे को अच्छी गाइडेंस मिली, मेरे को मोटिवेशन मिली है, इसी वजह से मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाया हूँ। और मैंने दिन रात इसके लिए पढ़ाई करी है, दिन रात मैंने टेस्ट लगाए हैं, कितने सैम्पल पेपर करे हैं वो मेरे को ही पता है, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है। वो मेरे को मेरी प्रैक्टिस मेरे को मेरी परसेंटेज और मेरे ओवरऑल मार्क्स से भी दिख रही है। चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब सीधे से आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपके ओवरऑल परसेंटेज में आपके बहुत ही मायने रखा आपकी कंसिस्टेंसी ने। अच्छा योग, मेरे को ना पर्सनली एक सवाल जानना है। जैसे कि मैं कई बच्चों को बोलता भी हूँ अपनी क्लास में, कई बच्चे क्या करते हैं, ना स्कूल में पढ़ते हैं ना ट्यूशन में पढ़ते हैं, आते हैं फीस देते हैं चले जाते हैं। बट ये बहुत बड़ा कंसर्न है मेरे लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी और स्कूल के लिए भी। वो क्या करते हैं, उन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में हम लोग एक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप करते हैं, तो उन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ा और वो क्या करते हैं, सीधा वन शॉट लगाते हैं, 30 मिनट्स 40 मिनट्स में वन शॉट लगा के और उसको देखना ट्राई कर लगने जग जाते हैं और सोचते हैं कि चलो इससे सारा हमारा हो जाएगा। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है, जब तक आप एक बार उस चीज़ को पढ़ ना लो तब तक आप उस वन शॉट पे मत जाओ। अगर आपने एक बार स्कूल में, कोचिंग में, चाहे स्कूल में कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल में कोचिंग में कर लो, उसके बाद मेरे ख्याल से आपको उस पर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से, मेरा ये पर्सनल व्यू है। तो मुझे आप ये बताइए, क्या ये मैं सही कह रहा हूँ कि पहले हमें उस चैप्टर को डिटेल में करना चाहिए फिर उसके बाद वन शॉट में जाना चाहिए, या यूट्यूब पे जाना चाहिए? हाँ जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जब तक हम स्कूल में और ट्यूशन में जो हमारे को पर्सनल गाइडेंस मिलती है, ऑफलाइन जो हमारी क्लासेस होती है वो हमारे को ज़्यादा हेल्पफुल रहती है ऑनलाइन क्लासेस से। और जब तक हम चैप्टर का डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देखेंगे कि उसके बारे में उसकी पूरी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे को सीधा वन शॉट पे चले जाएंगे तो हमारे को कैसे हेल्प होएगी। वो मेन जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो कट कर देते हैं, और जो ऊपर ऊपर से होती है कि ये मेन है, और वो मेन कभी कभी आता भी नहीं है एग्जाम में। तो वन शॉट देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक तुम स्कूल से और कोचिंग से जब तक तुम अच्छे से नहीं पढ़ते, जब तक कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। वन शॉट देखने का तो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हारे अच्छे से थ्योरी हो गया, तुम्हारे अच्छे से प्रैक्टिकल हो गया, तुमने सैम्पल पेपर कर लिए, तो तुम वन शॉट देख लो। लास्ट मिनट रिवीजन होती है वो एक तरह से। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने, और मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे अंदर भी यही था बोलने को कि वन शॉट एक जहर है। क्योंकि वन शॉट जो टीचर प्रोवाइड करा रहे हैं वो तो बेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, अपनी तरफ से वो बेस्ट देते हैं उसमें, लेकिन बच्चे उसको एज ए जहर ट्रीट कर रहे हैं। क्यों ट्रीट कर रहे हैं, उसका एक कारण है। बच्चे ना स्कूल में डिटेल में पढ़ रहे हैं, बच्चे ना ट्यूशन में डिटेल में पढ़ रहे हैं, बच्चे सीधा उस वन शॉट पे जा रहे हैं। वन शॉट देखो, सारे टीचर जो बनाते हैं बड़ी मेहनत से बनाते हैं, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, लेकिन आपको डिटेल में पहले वो चीज़ आनी भी तो चाहिए। अगर आपको डिटेल में वो चीज़ नहीं आ रही है तो फिर वन शॉट देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा मानना यही है, आप वन शॉट देखो, वन शॉट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले आप डिटेल में चाहे स्कूल में पढ़िए, चाहे ट्यूशन में पढ़िए, चाहे आप किसी भैया के पास जाते हैं वहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया इन्होंने इस चीज़ का, और मैं इससे संतुष्ट हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग भी इससे संतुष्ट होंगे। ठीक है, अच्छा तो आप मुझे ये बताइए, आपका अगला पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने अभी तक आपसे ये नहीं पूछा कि आपने कॉमर्स क्यों लिया, तो आप ये बताइए कि आप जब 10th आपने पास किया था तो उसके बाद आपने कॉमर्स क्यों लिया? सर मैंने कॉमर्स इसलिए लिया क्योंकि मेरे को शुरू से ही अकाउंट्स, जैसे मेरे को शुरू से 10th के बाद मेरे को जुनून चढ़ा कि मेरे को इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है और मेरे को कॉमर्स ही लेनी है, और मेरे को आगे सीए के लिए मेरे को आगे कोशिश करनी है और मेरे को सीए बनना भी है, तो वो कॉमर्स स्ट्रीम से ही हो सकता है मेरे लिए, मेरे को ऐसा लगा, तो इसलिए मैंने कॉमर्स विद मैथ्स चूज करा। अच्छा, ऐसा कोई डर आपको लग रहा हो कि कॉमर्स ले लिया तो यार अकाउंट्स में डर हो रहा हो, इकोनॉमिक्स, बिजनेस में, ऐसा डर, या आपने सिर्फ उस कंसिस्टेंसी से उस डर को खत्म कर दिया पूरा? कंसिस्टेंसी से डर क्या, कुछ भी खत्म हो सकता है। कंसिस्टेंसी तो मतलब ये की है सक्सेस के लिए कि तुम कैसे अच्छे स्कोर कर सकते हो। अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के आगे तो तुम ये सोच ही नहीं सकते कि तुम हार जाओगे। प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर तुम ट्यूशन वगैरह अच्छे से कर रहे हो, तुम अपने टेस्ट अच्छे से दे रहे हो, मन लगा के विदाउट चीटिंग के दे रहे हो, तो तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में। ग्रेट। अच्छा मुझे बताइए, इस बार जैसे बिजनेस का पेपर आया था तो वो थोड़ा सा लेंदी था, तो आपने उसको कैसे टैकल किया? आपके उसमें भी शायद 95 स्कोर किया आपने। हाँ जी सर। तो उसमें आपने कैसे टैकल किया आपने बिजनेस को? सर मैंने उसमें सैम्पल पेपर लगाए, 10-15 मैंने सैम्पल पेपर लगाए। मैंने शुरू में देखा था, जब मेरे प्री बोर्ड हुए थे, जब मेरे मिड टर्म हुए थे, तो मेरा 3 घंटे की जगह वो 4 से 5 घंटे में पेपर हो रहा था, पर मैंने उसके लिए प्रैक्टिस करी, मैंने सैम्पल पेपर लगाए। जैसे मैंने सैम्पल पेपर लगाए तो मेरा वो 3 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर मेरा होने लगा, और विद अंडरलाइनिंग, विद अच्छे से
रिटर्न उसमें अच्छे से हुआ मेरा। और इसमें जो आपने 3 घंटे में जो आपने मैनेज किया था पेपर, वो कितना जल्दी पहले हो गया? जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि सर 3 घंटे में पेपर हो ही नहीं पाया, क्योंकि अकाउंट्स का बिजनेस का मानता हूँ, पर्सनली मानता हूँ कि वो लेंदी आता है, बट बच्चे बोल रहे थे सर नहीं हो पाया 3 घंटे में। बट आपने कितने घंटे में किया उसको सॉल्व, और आपके पास कितना टाइम था उस चीज़ को रिवाइज या अंडरलाइन करने को? इंपॉर्टेंट वर्ड। सर मैं सही बताऊं तो बिजनेस का मेरा पेपर 2 घंटे 30 मिनट में पूरा हो गया था, और मेरा अकाउंट्स का पेपर मेरा 2 घंटे 50 मिनट में हो गया था, और 10 मिनट मेरे को रिवीजन के भी मिल गए थे। क्योंकि इसकी वजह से यही है कि मैंने प्रैक्टिस करी, क्वेश्चन पेपर लगाए, और विदाउट चीटिंग के मैंने सब काम करा। चलो, तो ये अपना था ओवरऑल जो मुझे पूछना था, तो आप लोग समझ भी गए होंगे। ओवरऑल मुझे ये एकेडमी से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड पूछना था, लेकिन स्टडी के अलावा भी इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव थे? सर सोशल मीडिया पे तो मैं पहले से, जैसे मैं 10th में था उससे मैं 11th 12th में तो वैसे कम हो गया था, पर मैं ऐसा नहीं है कि जैसे लोग करते हैं कि बिल्कुल इनएक्टिव हो गया, पढ़ाई में लग गए फिर भी परसेंटेज नहीं आ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सोशल मीडिया पे भी रहा था, पर सोशल मीडिया से कम मैंने पढ़ाई पे फोकस करा, क्योंकि अब मेरे को अच्छे स्कोर लाने थे। मतलब आपने सोशल मीडिया को थोड़ा सा कम किया और अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया, और उसके बाद पढ़ाई पे चले जाते थे वापस। जैसे सर 60 मिनट्स हैं तो 50 मिनट्स मैंने स्टडी कर लिया, और 10 मिनट्स मैंने थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह देख लिया, रील वगैरह स्क्रॉल कर ली, उससे ज़्यादा नहीं। पर मेरा मेन फोकस पढ़ाई पर ही था। ले देखिए, मतलब 50:10 का रेशियो था आपका इसमें। जैसे हम अकाउंट्स में रेशियो चैप्टर पढ़ते हैं, ऐसे ही आपने 5:1 का रेशियो मेंटेन कर रखा था इसमें। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, मैंने आपके बारे में सुना, आपके कई दोस्तों ने मुझे बताया कि आपके कुछ महिला मित्र भी हैं, कई आपके बहुत सारे मित्र हैं जिनसे आप बातचीत करते थे, और क्या ये सच है? क्या ये सच मानूं मैं? सर ऐसा तो वैसे नहीं है, मैं सोशल फ्रेंडशिप में भी था, पर मेरा मेन फोकस पढ़ाई से ही था, मैं इधर उधर नहीं जाता था। और अगर जैसे मैं इंटरेक्शन करता है पढ़ाई से रिलेटेड, तो कई बच्चे होते हैं जो नेगेटिव वे में लेके चले जाते हैं, पर वो गलत बात है। हम फ्रेंडशिप रखते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड रखो, पॉजिटिव वे में लेके जाओ, हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेके जाना अच्छी बात नहीं होती। तो मैं पॉजिटिव वे में लेके गया, मैंने डाउट डिस्कशन करे, तो मेरे साथ साथ उनके भी अच्छे परसेंटेज आए फिर। बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने सुना भी था कि आपने बहुत बच्चों की हेल्प करी है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, आप कोई मैटर नहीं करता आपके लिए। आपने बहुत बच्चों की हेल्प करी है, और आपने उनको साथ में मिलकर पढ़ाया है। मुझे याद है आपने लेट नाइट स्टडी भी करी है ऑनलाइन करके। अब मेरे साथ भी कई बार आप जुड़े हो ऑनलाइन करके, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन भी रात में स्टडी करते थे। तो वो भी आपको कुछ इफेक्टिव लगा क्या हमारे लिए, कि भाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, फिर दोस्ती यारी में भी हमारा डाउट क्लियर हुआ, ये सब सही लगा क्या आपको करने में? हमने, जैसे आपने सुना सर से कि हमने लेट नाइट स्टडी भी करी है, 2-2 4-4 5-5 कब बच जाते थे हमारे को पता नहीं चलता था, और सर भी टाइम नहीं देखते थे। हमारे को बस उनको डाउट बताना है, और हमारे मार्क्स बस इन्हीं के हाथ में। मैं अपनी मेहनत नहीं मानता, इनकी मेहनत तो मेरे से ज़्यादा मानता हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने मेरे को रात को भी डाउट बताया, और विद इन 30 मिनट्स, चाहे कितना ही बड़ा डाउट हो, पर वो मेरे को सॉल्व मिला है। नहीं, ये तो चलो ठीक है, मेरे बारे में आपने बोला, लेकिन मैं मानता हूँ इसमें सिर्फ 2-4% मेरा रोल है, आपका 97-98% रोल है। आपने बहुत मेहनत करी है, इस वजह से आपने मुकाम हासिल करी है, और हर बच्चों का यही रोल होता है। टीचर्स का 2-4% होता है हर जगह, वो सिर्फ गाइडेंस देता है और बताता है चीज़ों को कैसे करना है, बाकी सारी चीज़ें बच्चों पे ही होता है, और स्टूडेंट ही करता है सारी चीज़ें। चलिए, तो ये तो अपना था। अच्छा, ये बताइए मेरे को कि आपको कोई अदर एक्टिविटी में पार्ट लेते थे क्या? क्या पढ़ाई के अलावा भी कोई अदर एक्टिविटी, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, क्रिकेट हो गया, बेसबॉल हो गया, कुछ ऐसा करते थे, योगा हो गया, कुछ करते थे क्या आप ऐसा? सर मैं वैसे फिजिकल इंटरेक्शन में तो इतना नहीं रहा, पर मैं हाँ घर पे इंडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़, मतलब थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेल लेना, माइंड फ्रेश करने के लिए, पढ़ाई से हट के योगा कर लेना फिजिकल फिटनेस के लिए, पर इतना मैं उसमें नहीं गया। मेरा मेन फोकस पढ़ाई थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम करें, अगर बच्चा कोई कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा है और साथ साथ स्टडी मतलब मेंटल एक्टिविटी भी कर रहा है, तो क्या ये दोनों चीज़ें हेल्प करेगी बच्चे को ग्रोथ करने के लिए, या एक चीज़ छोड़ दे दूसरी चीज़ अपना ले वो? नहीं सर, ये तो फिर गलत बात हो जाएगी। हमारे को फिजिकल एज वेल एज मेंटल भी हमारे को फोकस करके चलना चाहिए, हमारे को रेशो मेंटेन करके चलना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये रेशियो वाली बात मेरे को अच्छी लगी कि आप मेरे को और जनता को भी अच्छी लगेगी, और आपके जूनियर्स को भी अच्छा लगेगा कि पढ़ाई के साथ साथ हमें फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। यही आप बोलना चाह रहे हैं, है ना? तो आपने फिजिकल एक्टिविटी तो मेरे ख्याल से बहुत करी है, और अपने दोस्त भी बहुत बनाए हैं, जैसा कि अक्षत का कहना है आपका। अक्षत आपके फ्रेंड है, बहुत अच्छे मित्र हैं, मैंने सुना। हाँ जी सर, अक्षत मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और उसने मेरे को मोटिवेशन भी दी है, और वो मेरे साथ कहते हैं भाई से ज़्यादा वो मेरे लिए है। तो उसने मेरे को पर्सनल इंटरेक्शन भी काफ़ी दी है कि भाई, मोटिवेशन भी दी। जैसे मैं डिमोटिवेटेड रहता, उसने मेरे को मोटिवेशन दी कि नहीं भाई तू कर लेगा। मैं रात को भी उसको मैसेज करूँ कि भाई मैं डिमोटिवेटर हूँ, क्या करूँ, उसने मेरे को मोटिवेशन दी है। इसने बोला कि कोई नहीं, तू प्रैक्टिस कर, भगवान तेरे साथ है। तो लाइफ में दोस्त भी होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे अगर दोस्त मिल जाए तो हम लोग पूरा दुनिया जीत लेंगे, है ना? यही कहना है आपका। चलिए, हाँ बताइए। सर जैसे दोस्त लोग भी काफ़ी होते हैं कि मतलब आगे से कुछ और पीछे से कुछ और, पर वो ऐसा नहीं है। उसने मेरे को दोनों साइड से सपोर्ट करा है कि
कि भाई तू कर लेगा। और उसने अगर कोई भी उसकी तरफ से, उसने मेरे को पर्सनल इंटरेक्शन भी ऐसे दिए कि भाई नहीं तू कर लेगा, तेरे अंदर है जुनून है, तू कर लाएगा। तो मैंने उसके लिए कर भी लिया और वो भी मेरे साथ अच्छे परसेंटेज लेके आया, मेरे साथ ही रहा है वो भी। क्या बात है। तो दोनों दोस्त, दोनों भाई, दोनों तबाही हैं। Yes, sir. यही चीज़ है, बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं आपको कहूँगा कि दोस्त लोग होने चाहिए लाइफ में। अगर दोस्त लोग आपके नहीं होंगे तो आप जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई में भी दोस्त लोग होने चाहिए। मेरे कई ऐसे दोस्त थे जो मेरे साथ थे, आगे निकल गए, सब पीछे भी रह गए, लेकिन हम लोग अभी भी साथ में हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करके आगे निकल रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही शायद आपने, इन्होंने भी बताया। तो मेरा मानना ये है कि आपका दोस्त होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, आप लोगों का एक साथ में मेल जोल रहता है कि नहीं रहता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। आप एक दूसरे को मोटिवेट करते नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट करती है। ऐसा दोस्त ना हो कि आपके पीठ पीछे कुछ और रहे और सामने कुछ और रहे। तो दोस्त भी ऐसा बनाइए जो आपके साथ आपके लॉन्ग लाइफ में काम रहे, आपको मोटिवेट करे, आप भी उसको मोटिवेट करें। सही बोल रहा हूँ मैं क्या युग, यही चीज़? यस सर, उसने भी मेरे को मोटिवेट करा और मैंने भी उसको मोटिवेट करा और दोनों हम अच्छे स्कोर कर पाए। बस इसी का कारण है कि हमारी फ्रेंडशिप अच्छी रही। हमने एक दूसरे को डिमोटिवेट नहीं करा कि नहीं भाई तू तो ऐसा था, 10th में ऐसा था, 12th में ऐसा है। तो हमने दोनों को बोला कि भाई तू 10th में, हम चाहे जो भी थे, पर हमारे को 12th में अच्छा स्कोर करना है। बहुत बढ़िया। तो मैं अब इसको ख़त्म करता हूँ धीरे से। आप लास्ट क्वेश्चन पूछ के मैं इसको चाहता हूँ कि अब हम इसको रैप अप करें। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आपके 10th में और आपके 12th में बहुत ही चेंजेस देखे हमने, और मैं बता रहा हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर 25% 30% का ग्रोथ अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मेरे ख्याल से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसमें हमारे, अब बताइए कि हमारी इसमें कोचिंग का क्या योगदान रहा, आपके स्कूल्स का क्यों योगदान रहा, हमारे जो टीचर्स हैं, खासकर अभिषेक सर हो गए, दीपक सर हो गए, अभय सर हो गए, ठीक है, उसके बाद सर्वेश सर हो गए, गीतू मैम हो गई, इन सब का क्या योगदान रहा? और आप मेरे बारे में बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो इन सब का आपकी लाइफ में, आपके 10th से 12th में और आगे भी आने वाले टाइम में हम आपके साथ ही रहेंगे, तो आपके लाइफ में क्या योगदान रहा, आप बता सकते हैं। चाहे अगर आपका मन हो तो आप उसको बता सकते हैं, और कैसे किया इन लोगों ने हेल्प। हाँ जी सर, जैसे मैं 10th में मैं जहाँ पे भी पढ़ा, मैंने 11th में दिल्ली जैन पब्लिक स्कूल में गया और 10th में मैं चाहे जोन से भी स्कूल में था और कोई भी मैं इंस्टीट्यूट पे था, पर जैसे मैं 11th में दिल्ली जैन पब्लिक स्कूल में गया और चाणक्य इंस्टीट्यूट पे आया, तो इन्होंने मेरे को, टीचर्स ने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन दी। स्कूल से, मैम की तरफ से मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनल इंटरेक्शन, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिली। ट्यूशन पे मैं आया तो सर ने मेरे पर्सनल गाइड दी, मेरे पर्सनल डाउट सेशन लिए। उन्होंने मतलब मेरे को बहुत हेल्प करी कि मैं 10th में क्या था, 12th में क्या था, वो लाइफ में मेरे लिए डजेंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता, पर तू 11th 12th में जो भी आएगा वो हम तेरा देखेंगे और हम तेरी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों समझ गए, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा युग को। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि इन्होंने बोला कि 10th 12th मैटर नहीं करता है, आप आगे क्या करने वाले हैं वो आपकी कंसिस्टेंसी और आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। उन्होंने बड़े अच्छे से आज पूरा इंटरव्यू दिया और मैं शुक्रगुजार हूँ अभय सर का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमें भी मोटिवेट किया कि ताकि हम बच्चों का इंटरव्यू ले सके, और जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे कि हो सकता है कोचिंग से रिलेटेड, हो सकता है मटेरियल से रिलेटेड, उन सब चीज़ों से ये उबर सके। सॉरी, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन रह गया, तब मैं विदा लेता हूँ एक आप लोगों से भी। एक बात बताइए, क्या आपको कोचिंग से मटेरियल या ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी क्या, सब कुछ? जी सर, हमारे को नोट्स मिले, प्रॉपर बुक मिली, जो मेरे को खासकर मैं कहूँ 0 to हीरो बनाने में मेरे को बहुत हेल्प करा है कि मैं कैसे, मेरी ग्रोथ हुई उस बुक से, उस नोट से कैसे हेल्प हुई। और आगे जैसे मैं CUT दे रहा हूँ तो उसमें भी मेरे को ये बुक बहुत हेल्प कर रही है कि मैं कैसे अच्छे मार्क्स लाऊंगा CUT में, और जो मेरे CUT के एग्जाम गए हैं वो भी मेरे अच्छे जाएंगे और गए भी हैं। और वो किसकी वजह से, इन्होंने मेरी टेस्ट सीरीज ली, इन्होंने इतनी अच्छी बुक मेरे को प्रोवाइड की, डीप नॉलेज, डीप नोट्स है उसके अंदर, उसने मेरे को प्रोवाइड करा कि मैं अच्छे स्कोर कर पाऊँ 12th में। तो ये सब कहने के लिए हमने इनको 1-2 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि हमारे पास भी नहीं थे, है ना युग? आपको दिए गए 1-2 करोड़ रुपए? यस सर। ठीक है, तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपनी सभी टीम मेंबर को जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, और ऐसे ही हमारे इंटरव्यू आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरह से अपने जो कलीग हैं उनको मोटिवेट कर सकें, उनको राय दे सकें, और उनको आने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको हम मोटिवेट किया जा सके, और हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़िए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच युग सोनी, पूरे चाणक्य इंस्टीट्यूट की टीम, और अभय सर खासकर जो हमारे डायरेक्टर हैं इस कोचिंग के। तो थैंक यू सो मच।